मात्रा माने मूल मात्रा या इकाई, बेसिकली मात्रा के रूप में है ना। तो जो मूल मात्रा की बात है, बहुत बढ़िया भैया, आवाज सही है के लिए धन्यवाद। तो उसमें थोड़ी सी सेटिंग चेंज की कल की जगह। तो मात्रा मूल रूप में हम ये कह रहे हैं कि एक व्यवस्था का स्वरूप है। तो जहां से हमने छोड़ा था, एक पैराग्राफ को शुरू करता हूं। मात्रा मूल रूप में एक व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी करता हुआ इकाई के रूप में पहचाना जाता है। इसी को मात्रा कह रहे हैं। ऐसा एक से अधिक अंशों के गठन के रूप में आरंभ होता है, जिसका आकार, जिसका परिणाम निश्चित होता है। आकार के निश्चितता के पक्ष में बहुत सारा उदाहरण अपन चर्चा कर चुके हैं, और ये अब ठीक भी है क्योंकि हम लोग मानव व्यवहार दर्शन कर चुके हैं, अधिकतर लोग परिचय शिविर किए हुए हैं ना। तो बहुत स्पष्टता है। तो आकार के निश्चितता के पक्ष में बहुत सारे उदाहरण अपन दे चुके हैं। अब यहाँ रूप, गुण, स्वभाव और धर्म के प्रति स्पष्टता होना आवश्यक है। हर रूप आकार, आयतन, घन के रूप में स्पष्ट है। इस पर अपनी कल अच्छी चर्चा हुई। आकार का मतलब जैसा बना हुआ रहता है, साथ में जितने जगह में फैला रहता है, इस पे अपनी बात हो गई है ना। कार्य करता है अर्थात स्थिति रहता है। जैसा एक परंपरा के बारे में सोचा जाए, कितने जगह में क्रियाशील है, एक परमाणु के बारे में सोचा जाए, वैसे ही आगे अनेक अणु से बनी हुई रचनाएं, चाहे बहुत बड़ी हों छोटी हों, इसका रूप जिस आकार में बने रहते हैं, जितना जगह घेरे रहते हैं, इसके आधार पर रूप का पहचान होता है। इसमें से आकार क्या है, कैसे है का पक्ष बनावट से है। आयतन का अर्थ घेराव से है, अर्थात जितनी स्पेस को वो ऑक्यूपाई करता है। हम लोग माने क्लास 6 7 में इन सब चीज़ों को पढ़ते ही हैं। दूसरी विधि से देखेंगे तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से भी है। इन विधियों से हम आकार को पहचान पाते हैं। यहां तक अपनी बात हो गई थी। अब मेन मुद्दा आ रहा है प्रतिबिंबन का और प्रकाश का और प्रकाशमानता का, है ना। तो ऐसे प्रत्येक आकार अथवा इकाई सभी ओर प्रतिबिंबित रहता है ना। उसका प्रतिबिंब सभी ओर पड़ता है। इकाई के सभी ओर स्थित इकाइयों पर आश्रित इकाई का प्रतिबिंब रहता ही है। इस प्रकार से एक दूसरे के पहचान की विधि बनी रहती है। अब यहाँ पर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अपन चर्चा कर रहे हैं। किस तरह से प्रतिबिंबन के आधार पर पहचान बनी रहती है ना। पहचान विधि को बनाने की जरूरत नहीं है ना। कल भी किसी ने पूछा था, क्या भैया जड़ जगत में भी चयन क्रिया होती है? तो जड़ चयन करता नहीं है, वहां पर चयन होता है ना। ये जो करना पद है, कर्ता पद मानव के साथ जुड़ा हुआ है ना। उसका डिजाइन ये है कि जब तक मैंपन स्थिर नहीं होता है, क्योंकि जड़ जगत में गठन ही की भी स्थिरता नहीं है, इसलिए वहां पर हाइड्रोजन नहीं कह सकता कि मैं करता हूं, क्योंकि वो हाइड्रोजन में मैंपन नहीं है, क्योंकि उसकी स्थिरता नहीं है, वो गठन ही बदल जाता है। तो चैतन्य से ही मैं की शुरुआत है, और उसमें भी सही अर्थों में कर्ता पद है, वो जागृति के बाद है। जिसको कर्ता, दृष्टा और, है ना, कर्ता, दृष्टा और जो भोक्ता कह रहे हैं, वो एक्चुअली जागृति के बाद ये भाषा बनती है कि मैं करता हूं, है ना। उसके पहले जड़ जगत में क्रियाएं हो रही हैं, और चैतन्य भ्रमित अवस्था में हम परिस्थिति बस कर रहे हैं। इसीलिए हमें लगता है कि मैं नहीं कर रहा हूं, परिस्थितियां मुझसे करवा रही हैं, और मैं उतनी स्वतंत्रता को महसूस नहीं करता हूं। तो पहचान विधि, तो पहचानना निर्वाह करना है। चयन क्रिया हो जा रही है, वहां प्राण अवस्था में चयन हो जाता है ना। चयन की क्रिया होती है। ऐसा नहीं कह सकते कि आम का बीज चयन कर रहा है, क्योंकि उस कोसा में मैंपन की स्थिरता नहीं है। तो आम का बीज ये नहीं बोलेगा कि मैं इसको करता हूं, वहां पर चयन होता है। इसीलिए उसको कह रहे हैं वहां पर सिर्फ पहचानना और निर्वाह करना हो रहा है। मानने के बाद और सही अर्थों में जानने के बाद मैं करता हूं बात आती है। तो बाबा कह रहे हैं कि पहचान विधि को बनाने की जरूरत नहीं है। जो पहचानना और पहचान करके निर्वाह करना है, इस विधि को बनाने की जरूरत नहीं है। ये प्रतिबिंबन के आधार पर बनी रहती है। इस विधि से हर वस्तु पर प्रतिबिंबित रहता ही है। हर वस्तु प्रकाशमान है। इसको प्रकाशमानता कह रहे हैं। आगे के पैराग्राफ में बहुत ही अच्छे से इसको स्पष्ट किया है, तो उसको पढ़ते हैं। उक्त विधि से सोचने पर यह प्रश्न निर्गमित हो सकता है
क्या एक दूसरे को पहचानने के लिए प्रकाश की जरूरत नहीं है? क्या हमें लाइट नहीं चाहिए एक दूसरे को पहचानने के लिए? क्योंकि अभी बाबा क्या कह रहे हैं, पहचानना प्रतिबिंबन से है। और प्रतिबिंबन क्या है? जैसे आप जिस कमरे में बैठे हैं, आपके चारों ओर जितनी भी इकाइयां हैं, जो दीवारें हैं, है ना, जो पंखा है, जो पर्दे हैं, जो ट्यूबलाइट है ना, जो पलंग है, जो कुर्सी है, जो भी आपके सराउंडिंग में जो कुछ भी है, उस पर आपका प्रतिबिंब, जब तक अपारदर्शक वस्तु नहीं आ जाती, वहां तक आपका प्रतिबिंब पड़ जाता है। और इस प्रतिबिंबन क्रिया से एक दूसरे में पहचान होती है, इसको कहा जा रहा है। तो पूछ रहे हैं, फिर सवाल बनता है, तो क्या भाई प्रकाश नहीं चाहिए? तो जैसा सूर्य प्रकाश धरती पर उपलब्ध है, क्या ऐसा प्रकाश नहीं चाहिए पहचानने के लिए? तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि इसका उत्तर यही है, हम अभी मानव जो कुछ भी प्रकाश पहचानते हैं, आंखों से प्रकाश को पहचानने के आधार पर ही है। हमारी आंखों के आधार पर हम प्रकाश को पहचान रहे हैं, जबकि सभी वस्तु प्रकाशमान है ही। इसका कारण यही है, हर परमाणु में क्रम गति परिणाम रूपी क्रिया बना ही रहता है। क्या आधार है प्रकाशमानता का? उस हर इकाई की क्रियाशीलता ही प्रकाशमानता है ना। तो हर इकाई क्रियाशील है, अर्थात प्रकाशित है, अपने को व्यक्त कर रही है, यही उसकी प्रकाशमानता है। इस गति के फलन में, अब जो हर परमाणु जो गति कर रहा है, उसके फलन में होता क्या है भाई? गति करता है तो क्या होता है? तो हम अपन ने जो बात की थी, ध्वनि, ताप और विद्युत ना, वहीं यहीं पर उसको दूसरे शब्दों में बोला है। ध्वनि की जगह शब्द। गति के फलन में क्या होता है? एक शब्द होता है, ऊष्मा होती है, और विद्युत तरंग प्रकट हुआ रहता है। तो ये जो गति, वर्तुलात्मक गति, जो केंद्र में नाभिक, जो चुंबकीय बल संपन्नता है व्यापक में होने की वजह से, और हर अंश चुंबकीय बल संपन्न है, तो एक चुंबकीय क्षेत्र जब दूसरे चुंबकीय क्षेत्र को कट करता है ना, जो वर्तुल गति हो रही है और जो कंपनात्मक गति है, इसके फलन में शब्द माने ध्वनि, हीट, ऊष्मा और विद्युत तरंग प्रकट हुआ रहता है। तो प्रदीप भाई, जो हमने ऊष्मा और ऊष्मा का संतुलन में जब बात आ रही थी कि मानव को ऊर्जा तो चाहिए, विद्युत ऊर्जा, तो इसको कैसे पैदा करेंगे? तो मैग्नेटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, हर मैग्नेट जब घूमती है ना, दूसरे उसमें प्रभाव में, क्षेत्र में, तो उससे विद्युत तरंग पैदा हो जाती है। क्रिया के मूल में तो यहाँ कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी है इफेक्ट, बट यदि रूट में जाएंगे तो मैग्नेटो इलेक्ट्रिक है। मतलब क्योंकि चुंबकीय बल संपन्नता व्यापक में इकाई के होने की वजह से मूल संपन्नता चुंबकीय बल है, और उसके चुंबकीय बल में जो गति होती है, उसकी वजह से फिर विद्युत पैदा हो रही है। तो क्रिया के मूल में ऊर्जा संपन्नता और चुंबकीय बल संपन्नता स्वयं सिद्ध रहता ही है। इन चारों प्रकार की बल संपन्न इकाई के वैभव को विद्यमानता और प्रकाशमानता के रूप में प्रकाशित किए रहते हैं, अर्थात प्रकाशित रहते हैं। तो इकाई के प्रकाशमानता का मतलब है उनमें होने वाली जो क्रिया है, श्रम गति परिणाम के फलस्वरूप जो हो रहा है, ये शब्द है ना, ऊष्मा, विद्युत तरंगे जो प्रकट होती रहती, यही इसका मतलब है कि इकाई प्रकाशित है। इन चारों प्रकार की बल संपन्न इकाई के वैभव को विद्यमानता, तो इनमें जो बल संपन्नता का जो वैभव है, वो विद्यमानता और प्रकाशमानता के रूप में प्रकाशित किए रहते हैं, अर्थात प्रकाशित रहते हैं। इससे हमें यह समझ में आता है कि हर वस्तु प्रकाशमान है। अब प्रकाशमानता का साक्ष्य क्या है? प्रकाशमानता का साक्ष्य प्रतिबिंबन के रूप में इकाई के सभी ओर होना सुस्पष्ट हो चुका है। एक दूसरे को पहचानने के लिए प्रतिबिंबन ही आधार है ना। बढ़िया मन लगा के इस टॉपिक को पकड़ना पड़ेगा अपने को, क्योंकि हमारी प्रकाश और प्रकाशमानता से काफ़ी पुरानी कंडीशनिंग है। तो प्रकाशमानता का हर इकाई प्रकाशित है, किस अर्थ में? अपने ध्वनि, ताप, विद्युत को या अपनी गति को प्रकाशित कर रही है। स्थिति और गति अविभाज्य है, और प्रकाशमानता का साक्ष्य है प्रतिबिंबन के रूप में इकाई के सभी ओर होना सुस्पष्ट हो चुका है। एक दूसरे को पहचानने के लिए प्रतिबिंबन ही आधार है, यह तथ्य समझ आ चुका है। इसके लिए अब प्रयोग करके बता रहे हैं ना, एक उदाहरण दे रहे हैं। इसके लिए किसी भी एक कमरे में किसी वस्तु को रखें,
स्वाभाविक रूप में सभी ओर से हम बैठें, वह वस्तु हम सबकी नजरों में आता ही है। तो कह रहे हैं कि सपोज केंद्र में एक ना लकड़ी का एक गोला रख लें, लोहे की एक बॉल रख लें और उसके चारों तरफ हम लोग 10-20 लोग बैठ जाएं, तो हमें वो दिखती, हमें वो वस्तु हमें दिख रही है, हमें हमारी नज़रों में आता ही है। दूसरी विधि से हमारी आंखें चक्षु रचना के अनुसार अधिक प्रकाश के बिना अंधेरे कमरे में कोई चीज दिखता नहीं। अब क्या हो रही, हमें क्या लग रहा है कि ये हमें क्यों दिख रही है? क्योंकि प्रकाश है। क्योंकि हमारी आंखों में एक लेवल की लाइट ना हो तो हमें दिखता नहीं है। तो दूसरी विधि से हमारी आंखें चक्षु रचना के अनुसार अधिक प्रकाश के बिना अंधेरे कमरे में कोई चीज दिखता नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं प्रकाश की वजह से चीजें दिखती हैं, है ना। जबकि यहाँ कहा जा रहा है प्रतिबिंबित होती हैं, इसलिए वो पहचानने में आती हैं या प्रकाशित हैं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे तर्क को रख रहे हैं। कमरे में रखी वस्तु का प्रतिबिंबन में कोई गति होती नहीं, है ना। तो जो जैसे ही जो वस्तु जहां भी रखी रहती है उसके चारों ओर प्रतिबिंबन बना ही रहता है। यह इस विधि में समझ में आता है कि रात्रि बेला से संचालित होने वाले उल्लू और उसी की उल्लू जैसी आंख वाले जीव जानवर उनके आवश्यकीय वस्तु को पहचानते ही हैं। तो यदि ये जो सूर्य प्रकाश में एक लेवल की लाइट होने के बाद ही यदि चीजें दिखाई देती तो अंधेरे में उल्लू को कैसे दिख जाता है? इसका माने इकाई तो प्रकाशित है, उल्लू पहचान रहा है। तो इसका मतलब यहां से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि चीजों को पहचानने के लिए प्रकाश कोई अनिवार्यता नहीं है। हमारी आंख की डिजाइन ऐसी है जिसके लिए एक लेवल की प्रकाश माने जो सूर्य प्रकाश के लिए अभ्यस्त हुई है, उल्लू की आंख के लिए सूर्य प्रकाश की जरूरत नहीं है। तो इससे इस बात से, उदाहरण से स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि यह इस विधि से समझ में आता है कि उल्लू और उल्लू की सदृश आंख वाले जीव जानवर उनकी आवश्यक वस्तु को पहचानते ही हैं, जैसे उल्लू चमगादड़ फलों को पहचानते ही हैं। हिरण घास को पहचानता ही है, कितना ही अंधेरा हो, है ना। ऐसा नहीं कि वो वेट करेगा उजाला हो जाए तो घास को पहचानूंगा फिर खाऊंगा, जबकि मानव नहीं पहचानता। उसी अंधेरे में मानव को घास नहीं दिखाई देती, है ना। तो मानव के ना पहचानने मात्र से वस्तु अपने को प्रस्तुत करने में त्रुटि करेगा, ऐसा भी नहीं हुआ। ये हमें नहीं दिखाई दे रही तो वो गलती कर दे रहा। आइटम तो बना ही हुआ है, हमें आंख से दिखे या ना दिखे ये अलग मुद्दा है। मानव के ना पहचानने बाकी जानवरों को दिख ही रहा है, तो इकाई भी कोई त्रुटि कर देता हो ऐसा भी नहीं हुआ। पहचानने वाले और कोई नहीं है, ऐसा भी नहीं कि आदमी ही पहचानता है भाई। तो क्या कह रहे हैं, पहचानने वाले जीव जानवर भी हैं, पहचानने वाला प्राणावस्था जगत भी है ना। वो तो जो आम की जो जड़ है वो जमीन के अंदर चीजों को पहचान ले रही है, निर्वाह कर ले रही है ना। तो ऐसा तो नहीं कहती कि यहाँ अंधेरा है यहाँ तो नहीं पहचानूंगी। तो ऐसा भी नहीं है कि पहचानने वाले और कोई नहीं है। हाथी चींटी उल्लू को भी दिखता है, इस बात पर विचार किया जा सकता है। तो अब यदि ऐसा शोध करते हैं तो शोध विधि से निष्कर्ष निकलता है कि उनकी उनकी आवश्यकता अनुसार, माने जीव जानवरों की उनकी उनकी आवश्यकता अनुसार आंखें बनी रहती हैं, उसी प्रकार पांचों संवेदनाओं का आधार बना रहता है। क्योंकि अब एक और इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं ना, क्योंकि आंख से कुछ, नाक से कुछ, जीभ से कुछ, त्वचा से कुछ, कान से कुछ पहचानने की व्यवस्था जीवंत आदमी में बनी हुई है। तो हम जो ये कहते हैं कि हमें आंख से दिखता है, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। आंख भी कुछ चीजों को पहचानती है, नाक भी कुछ चीजों को पहचानती है, हाथ भी कुछ चीजों को पहचानता है। तो यदि हम अंधेरे में देखें तो कई बार यदि लाइट चली जाए तो बिल्कुल पूरा अंधेरा हो, उसमें भी हम टटोल टटोल के हाथ से पकड़ पकड़ के चीजों को पहचानते हैं। अच्छा अच्छा ये चाकू मिल गया, छुरी मिल गई, है ना। आम को पहचान लिया, एप्पल को पहचान लिया। तो कैसे पहचान रहे हैं? तो क्योंकि वस्तु तो प्रकाशित ही है ना। वो गंध से प्रकाशित है, टच से प्रकाशित है, या दूसरे शब्दों में कहें प्रतिबिंबन के रूप में उससे जो प्रभाव व्यक्त हो रहा है इसके रूप में हर इकाई प्रकाशित है। हमारा बहुत ज्यादा अभ्यास आंख से पहचानने के रूप में है, इस अर्थ में हमें लगता है कि प्रकाश की जरूरत है। और अब तो इंफ्रारेड कैमरे आने ही लगे हैं, है ना।
हम लोग जो जो और ख़ास तौर से डिफेंस वगैरह में जब मिडनाइट ऑपरेशंस करते हैं, है ना, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, तो सारा आर्मी वाले तो उनको तो सब दिखता रहता है पूरे अंधेरे में, क्योंकि वो इंफ्रारेड कैमरा से चीज़ों को देख रहे हैं ना। तो ये बहुत सारी चीज़ों से समझ में आ रहा है कि इकाइयाँ प्रकाशित रहती हैं। ये जो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता सिर्फ हमारी आंखों को है, वो भी हमारी इस तरह की आंख की बनावट होने के कारण ना, उल्लू की आंख में वो भी दिखाई देता है। बहुत बढ़िया, तो शानदार। क्या कह रहे हैं, ये जो प्रकाश से, है ना, और बिल्कुल स्पष्ट है। तो हम केवल आंख से ही नहीं पहचानते हैं, बहुत सारी चीज़ों से पहचानने की व्यवस्था जीवंत आदमी में बनी हुई है। हमारा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा शोध करते हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है। इसी प्रकार की व्यवस्था सभी जीव जानवरों में जरूर होगी, ऐसा सोचा जा सकता है। जैसे मेंढक का चमड़ी बनी रहती है, अनेक पक्षियों के पंख विभिन्न तरीके से, तो ऐसा नहीं है कि पक्षी भी केवल आंख से पहचान रहे हैं चीजें ना। तो वो जैसे चमगादड़ है, वो तरंग से पहचान, वो आसपास आती है, टकराती नहीं है दीवार से, है ना। उसकी जो वेव्स हैं वो टकरा के उसको पता चल जाता है, वो आगे बढ़ जाती है। तो तो मेंढक की चमड़ी बनी रहती है, अनेक पक्षियों के पंख विभिन्न तरीके से बने रहते हैं, गाय का चमड़े और तरह के बने रहते हैं। गाय की जो है ना, हमारी जो स्किन जितनी सेंसिटिव है, गाय की अपने ढंग से सेंसिटिव है ना। इन सब में स्पर्शीयता उन उनके आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न बने रहते हैं। इस प्रकार मानव शरीर की स्पर्शीयता, स्पर्श की ताकत भिन्न रहना स्वाभाविक है ना। इस बात को हम शरीर ज्ञान से स्वीकार सकते हैं कि मानव शरीर रचना पांचों प्रकार की संवेदनाओं को खूबी से व्यक्त कर सकता है, प्रवृत्तियों को संप्रेषित कर सकता है। यह सौभाग्य सभी प्रकार के मानव शरीर में समानता के अर्थ को स्पष्ट करता है। अब यहाँ पर जो विशेष बात कह रहे हैं कि सभी जीव जानवरों में अलग अलग तरह के शरीर बने हुए हैं, मानव शरीर की जो विशेषता है वो यही है कि पांचों प्रकार की संवेदनाओं को खूबी से व्यक्त कर सकता है। जबकि बहुत सारे जानवरों में कोई एक कोई दो खूबियां उनमें विशेष हैं। जैसे कुत्ते को देखें तो उसमें घ्राण शक्ति, माने जो गंध की ज्यादा माने ताकत है ना, ज्यादा सेंसिटिव है वो फैकल्टी, है ना, गंध से चीजों को पहचानता है ना। तो ऐसा नहीं कि वो आंख से पहचान रहा है। जैसे कोई क्राइम में अपन यूज करते हैं, है ना, किसी ने क्राइम किया तो उसका कपड़ा या कोई चीज दिख गई, उसको स्मेल करके वो उसको पकड़ता है, वो आंख से नहीं पहचान पाता है, तो गंध से पहचान रहा है। तो लेकिन मानव शरीर की जो विशेषता है कि जो पांचों प्रकार की संवेदनाएं हैं ना, उनको खूबी से व्यक्त कर सकता है, और अपनी प्रवृत्तियों को इन संवेदनाओं के माध्यम से, अर्थात बोल करके, है ना, और स्पर्श करके, उसमें जो जो उसके उसके स्पर्श में जब कोई हमारे कंधे पे हाथ रखता है, एक अलग फील है ना। तो आप इसको देख पाएंगे, तो इसमें जो सेंसिटिविटी है ना, जो माँ के टच में जो सेंसिटिविटी है, मित्र के टच में जो मतलब यू कैन फील दैट, है ना। एक ओल्ड व्यक्ति जब आपको टच करता है, जब हम किसी को ममता बस टच करते हैं, जब हम किसी को वात्सल्य बस टच करते हैं, जब हम किसी को स्नेह बस टच करते हैं, है ना, तो उसमें आप इन तीनों को आप एकदम स्पष्ट रूप से अलग अलग देख पाएंगे, कितना सेंसिटिव डिजाइन है। इसको यहाँ कह रहे हैं कि मानव शरीर की जो खूबी है, पांचों प्रकार की संवेदनाओं को खूबी से व्यक्त कर सकता है, और अपनी प्रवृत्तियों को संप्रेषित, हो सकता है गाय का शरीर इतने तरह के स्पर्श को नहीं व्यक्त कर पाए, है ना, नहीं कर पाता है, मतलब कुत्ता इतने तरह के व्यक्त नहीं कर पाता है, हाथी इतने तरह के स्पर्श को व्यक्त नहीं कर पाता। ये जो मानव में, या जो इवन मॉड्यूलेशन है हमारी आवाज में, है ना, हमारी ध्वनि में ना, धीरे से बोलना, किसी बात पे एम्फेसाइज करना, ये जो ब्यूटी है, इस तरह से मानव शरीर रचना की जो ब्यूटी है, पांचों प्रकार की संवेदनाओं को खूबी से व्यक्त कर सकता है और अपनी प्रवृत्तियों को संप्रेषित कर सकता है। यह सौभाग्य सभी प्रकार के मानव शरीर में समानता के अर्थ को स्पष्ट करता है। और ऐसा नहीं है कि वो अमेरिकन भाई के स्पर्श में उतनी वैरायटी नहीं है, उसके भाषा में उतनी वैरायटी नहीं है ना। ये अमेरिकन हो, जापानी हो, चाइनीज हो, है ना, पाकिस्तानी हो, हिंदुस्तानी हो, है ना, सऊदी अरेबियन वाला हो, साउथ अफ्रीका वाला हो, ये जो खूबी है, ये इस मानव शरीर की परस्परता में एक, हमारे में एक समानता को भी व्यक्त करता है। प्रकारांतर से, है ना,
संवेदना सभी जीवों में होना पाया जाता है। संवेदनाएं तो सभी जीवों में होती हैं, कम ज्यादा। इस प्रकार जीव अवस्था ज्ञान अवस्था के मात्रा के साथ होने वाली क्रियाकलाप को स्पष्ट, इस तरह से मात्रा माने इकाई, तो जीव अवस्था रूपी इकाई में जो क्रियाकलाप है और ज्ञान अवस्था वाली इकाई में जो क्रियाकलाप है उसको स्पष्ट कर रहे हैं, है ना। हर रचना एक मात्रा है, हर रचना फाइनली क्या है, एक मात्रा है। इन मात्राओं में रूप की विविधता, आकार की विविधता, रूप विविधता आकार आयतन और घन के रूप में, गुण की विविधता उनके गति कार्य और प्रवृत्ति के रूप में, स्वभाव की विविधता चार अवस्थाओं में भिन्न भिन्न होने के रूप में, स्वभाव और धर्म, है ना। और इसी तरह धर्म विविधता चारों अवस्थाओं में अलग अलग होने के रूप में अध्ययनगम है। तो रूप और गुण में चारों अवस्थाओं में रूप वही है आकार आयतन घन के रूप में, और गुण सम विषम और मध्यस्थ के रूप में ही है, लेकिन स्वभाव जो है और धर्म अलग अलग चारों अवस्थाओं का पाया जाता है। इसलिए स्वभाव और धर्म ही फाइनली इकाइयों या अवस्था को भेद करने के लिए कारक तत्व बनता है। जैसे इस मुद्दे पर चारों अवस्थाओं में अलग अलग होने के रूप में अध्ययनगम है, इस मुद्दे पर पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है, पदार्थ अवस्था अस्तित्व धर्म से संपन्न है। तो पदार्थ अवस्था कैसे है कि वो अस्तित्व धर्म को, माने बना रहना ही उसका धर्म है। अस्ति का मतलब होता है होना, त्वा माने उसका स्वभाव ना या उसका धर्म ना, त्वा माने उसका आचरण। तो अस्तित्व तो रहना, बने रहना ही, अर्थात जिसका नाश संभव नहीं है। और इसको अपन कई प्रयोगों के द्वारा देख सकते हैं, है ना। एक कागज का टुकड़ा लें आप, है ना, जहाँ बैठे हैं उसके टुकड़े करते रहें, तो एक कागज का टुकड़ा करते हैं तो दो हो जाते हैं, दो को करते हैं तो चार हो जाते हैं, और इन्हीं को यदि हम ज्वाइन करेंगे तो फिर से मिलकर के पूरा कागज हो जाता है। तो नाश नहीं हुआ उसका ना। ये अपने को समझ में आना पड़ेगा कि इकाई का नाश नहीं होता है ना, इकाई गायब नहीं हो जाती है। हम लोग भ्रमवश क्या करते हैं, जब बच्चों के साथ भी, जब हम छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं ना, तो उसको हमको एक बॉल को फेंक देते, देखो बॉल गायब हो गई, और उसको हम पीछे छिपा लेते हैं। एक्चुअली गायब नहीं होती है ना, वो पीछे हमने छिपा ली। तो कोई भी चीज का गायब होना होता ही नहीं है, नाश होता ही नहीं है, रूप परिवर्तन भर होता है। हम जब किसी एक छोटे दो डोमेन में चीजों को देखते हैं तो ऐसा लगता है यहां से गायब हो गई, है ना। एक्चुअली गायब होती नहीं है, तो नाश होता नहीं है। प्राण अवस्था में देखेंगे तो अस्तित्व सहित पुष्टि धर्म संपन्न है ना। तो प्राण अवस्था कैसी है, उसमें अस्तित्व तो है ही है, क्योंकि पदार्थ अवस्था से ही मिलकर बन रही है वो, और होने का धर्म बना ही हुआ है। साथ में पुष्टि का उसमें एक और धर्म आ गया, अपने को एक से दो, दो से चार को जो मल्टीप्लाई करने की मैकेनिज्म आ गई। इसका प्रमाण कहाँ देखते हैं, तो इसका प्रमाण एक बीज अनेक में परिवर्तित होने की परंपरा है। तो अस्तित्व धर्म को और अपन उदाहरण से देख सकते हैं। जैसे हम कोई भी कागज के टुकड़े को एक से दो, दो से चार करेंगे, एक लेवल के बाद आप उसको और टुकड़ा ही नहीं कर पाएंगे, है ना, फिजिकली। लेकिन आप मन से, क्योंकि मन ज्यादा पावरफुल है, मन से आप किसी भी चीज के असंख्य टुकड़े, माने कई टुकड़े आप करते चले जाइए, लेकिन आप ये पाएंगे कितने भी टुकड़े करने के बाद उसमें बचा ही रह जाता है, और उन टुकड़ों को फिर मन से ही यदि ज्वाइन करेंगे फिर से एक वस्तु बन जाएगी। तो इस तरह से इकाई का नाश नहीं है। तो पदार्थ अवस्था में अस्तित्व धर्म है, और क्यों, क्योंकि नाश होने का मतलब उसको व्यापक में कन्वर्ट होना होगा, है ना। और इकाई व्यापक में कन्वर्ट हो नहीं सकती, क्योंकि जो सीमित वस्तु है वो असीम नहीं हो पाती है, व्यापक नहीं हो पाती है, सीमा रहित नहीं हो पाती है। इसीलिए कह रहे हैं कि व्यापक में से इकाई का उत्पत्ति नहीं है, नहीं तो व्यापक में गति हो जाएगी, व्यापक में कुछ गड्ढे हो जाएंगे कहीं कहीं, जहां पे वो इकाई के रूप में इकट्ठा हो जाएगा। और इकाई व्यापक में नहीं समाती, क्योंकि व्यापक में कहीं गड्ढा होना पड़ेगा जहां वो समा जाए। इस तरह से अपन कई भी बहुत सारे तर्कों को लगा के देख सकते हैं। इसी को कह रहे हैं कि मूल जो सहअस्तित्व है ना, इकाई का नाश नहीं होगा, केवल रूप परिवर्तन मात्र होगा। और प्राण अवस्था में उसकी पुष्टि, अस्तित्व के साथ साथ पुष्टि है, और जीव अवस्था में अस्तित्व पुष्टि सहित आशा धर्मी है। हर जीव जीना चाहता है ना, हर जीव जीना चाहता है। इसलिए कह रहे हैं कि जीवों में जीने की आशा के रूप में व्यक्त होता है धर्म। जीने का क्या मतलब है भाई,
संवेदनाओं को व्यक्त कर रहा है ना। अब संवेदनाओं को किस अर्थ में व्यक्त करता है? अनुकूलता प्रतिकूलता के रूप में व्यक्त करता है ना। हर पशु अपने संवेदनाओं को अनुकूलता प्रतिकूलता के रूप में व्यक्त करता है। इसी को हम जीने की आशा के रूप में बोलते हैं। इससे अधिक कुछ नहीं है, पशुओं में इससे अधिक कुछ नहीं है। ज्ञान अवस्था में संवेदनाओं को व्यक्त करने से अधिक अनुकूलता प्रतिकूलता को व्यक्त, ज्ञान अवस्था में मानव अस्तित्व पुष्टि सहित सुख धर्मी है। तो ज्ञान अवस्था में कैसा है मानव? ये सारी चीजें तो है ही है, अस्तित्व पुष्टि सहित जीने की आशा सहित सुख धर्मी। तो सिर्फ में मानव जो है जीना नहीं चाहता, बल्कि सुख पूर्वक जीना चाहता है। आसित इकाई का मतलब है भैया कि जो इकाई जिसकी बात कर रहे हैं, जैसे मैं अपने एक बात करूं तो मैं सभी पर प्रतिबिंबित हूं, वहां उस अर्थ में आसित इकाई को कहा। ज्ञान अवस्था में मानव अस्तित्व पुष्टि सहित सुख धर्मी है, यह भी इसके साथ स्पष्ट किया गया है कि समाधान ही सुख का प्रमाण है। समाधान ही सुख का प्रमाण स्वरूप है। सर्वतोमुखी समाधान मानव अपने समझदारी को प्रमाणित करने के क्रम में व्यक्त करता है। तो सर्वतोमुखी समाधान माने हर डायमेंशंस में, हर आयाम में जो समाधान है उसको मानव अपने समझदारी को प्रमाणित करने के क्रम में ही व्यक्त करता है। यह अभिव्यक्ति संप्रेषित हर मानव में के लिए अध्ययन, बोध, अनुभव, प्रमाण के लिए पहुंच पाता है। और क्या होता है भाई समाधान प्रमाणित करने का क्या मतलब है? कि जो समझदारी को व्यक्त करता है, ऐसी अभिव्यक्ति संप्रेषित होकर के हर मानव के लिए अध्ययन, बोध, अनुभव, प्रमाण के लिए उसके लिए प्रेरणा हो पाता है या स्वीकार हो पाता है। इससे यह भी पता लगता है, मानव सह अस्तित्व में अनुभव मूलक विधि से ही सर्वतोमुखी समाधान को व्यक्त करता है। तो क्या पता लगता है कि मानव सह अनुभव मूलक विधि से ही हम हर दिशा, कोण, आयाम में हम सर्वतोमुखी समाधान को व्यक्त कर पाते हैं, जिससे मानव कुल का उपकार होना स्वाभाविक है। ये नेचुरल है कि जिससे मानव कुल का उपकार होगा। मानव कुल का उपकार होने का मतलब मानव परंपरा में समझदारी की परंपरा स्थापित होगी, जिससे अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था या अभय और सहस्त्र की परंपरा बनने की संभावना का उदय होगा। अच्छा, लिख ही रहे, मानव कुल के उपकार का तात्पर्य जागृत परंपरा में, मानव सार्वभौम व्यवस्था में, मानव अखंड समाज में, मानव कम से कम अखंड समाज और परिवार व्यवस्था ना हो तो कम से कम परिवार व्यवस्था में होने से है। परिवार व्यवस्था में भी मानव के लिए अथवा परिवार के लिए प्रेरकता है ही। परिवार व्यवस्था में भी मानव को परम प्रेरणा है ही। इस विधि से समाधान उपकार से जुड़ा ही रहता है, अथवा उपकार विधि से समाधान जुड़ा रहता है। तो समाधान उपकार से जुड़ा रहता है, उपकार समाधान से जुड़ा रहता है। इस प्रकार मानव में समझदारी ही देखने का। अब यहाँ पे क्यों इतनी सारी बात की? फाइनली जो देखने का स्वरूप है, जिससे अभी अपन आंखों से देखने की बात कर रहे थे, जिसके लिए प्रकाश की बात कर रहे थे, ये समझ में आया कि फाइनली समझना ही देखना है। तो कई बार बाबा कहते थे, यदि समझे नहीं तो देखा क्या ना? क्या देखा? यदि हम पूरी वस्तु को ही नहीं समझ पाए, अर्थात जब तक हम उसके रूप, गुण, स्वभाव, धर्म, अब आंख से तो ज्यादा रूप दिखेगा, वो भी पूरा नहीं दिखता है, क्योंकि आयतन दिखता नहीं, घन तो दिखता ही नहीं आंख से, है ना। तो जब रूप ही आधा अधूरा, और वैसे भी देखेंगे तो 180 डिग्री दिख रहा है आंख से, और वस्तु तो सारी 360 डिग्री में है ना। तो रूप भी हमें आधा अधूरा दिख रहा है। तो इस हम बड़े बोलते रहते हैं, भैया हमने देखा नहीं इसलिए मैं कैसे बात करूं। अरे तो समझा नहीं तो देखा क्या ना? तो देखने का मतलब फाइनली। इस प्रकार मानव में समझदारी ही देखने का तात्पर्य है, या समझना ही देखना है। तो बाबा जब कभी कभी देखने का जो यूज करते हैं, वहां पे देखने का मतलब आंख से नहीं है, बल्कि समझने से है, क्योंकि गुण आंख से दिखता नहीं है। गणित की भाषा में सम और विषम समझ में आता है, मध्यस्थ गुण गणित से भी नहीं समझ में आता है, वो तो कारणात्मक दृष्टि से ही दिखाई देता है ना। उसी के लिए बुद्धि और आत्मा की जागृति की आवश्यकता पड़ती है।
कुछ क्वेश्चंस कमेंट्स दिख रहे हैं, उसको एक बार जब तक देख लेते हैं ना। बहुत बढ़िया। तो अ, इस सुबह से बिल्कुल हो गया है। जैसे नेत्रहीन मानव आवश्यक वस्तु को पहचानते ही हैं। बहुत बढ़िया, महेश कावरा जी ध्यान आकर्षण करा रहे हैं कि आंख से ही नहीं देखता है तो मानव भी, हम उसको पहचानते ही हैं वस्तुओं को। बिल्कुल ठीक है। और उनको समझ में भी आती हैं वस्तुएं, मतलब एक आदमी का नेचर कैसा है, दूसरे आदमी का व्यवहार कैसा है, इसको भी समझता है ना। क्योंकि उस फैकल्टी में आंख की जरूरत नहीं रहती है, बहुत सारी चीजों से सिग्नल टच से समझ में आता है, व्यवहार समझ में आता है ना। किस पर विश्वास किया जाए नहीं किया जाए ये समझ में आता है ना। तो मूल्यों की समझ होती है, बहुत सारी चीजें। तो बिल्कुल ठीक है, समझने के लिए नेत्र एक आयाम है केवल, और बहुत छोटा सा आयाम है। हर वस्तु में प्रकाश के बारे में 54 साल बाद सुना और समझा। शानदार, बहुत बढ़िया सुनील भाई। सभी इकाइयां स्वयं में प्रकाशित हैं। आंख, कान, नाक, मुंह, त्वचा से संवेदनाएं के द्वारा पहचाने पहचानी जाती हैं। आगे मन की पहचान वृत्ति से, वृत्ति की चित्त से, की बुद्धि, बुद्धि की आत्मा में उत्पन्न। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारी चीजें जो शरीर के द्वारा से मन पहचानता है, और उससे अधिक की चीजें वृत्ति ही पहचानता है। जैसे न्याय, है ना। जैसे लाभ, लाभ मन आंख से नहीं दिखता है, किसी भी संवेदना से लाभ नहीं पकड़ में आएगा, है ना। प्रिय तक पकड़ में आता है, हित भी पकड़ में नहीं आता है आंख से, नाक से, कान से, है ना। तो कोई बोल देता है डायबिटीज है, अब उसको टेस्ट को थोड़ी लगता है कि उसको तो अच्छा लग रहा है, प्रिय अप्रिय समझ में आता है। ये वृत्ति में तुलन होता है कि शरीर के स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए ये ठीक नहीं है। तो बिल्कुल ठीक है, बहुत सारी चीजों को मन पहचानता है शरीर संवेदनाओं से। उसके आगे बहुत सारी ऐसी सच्चाइयां हैं जिनको वृत्ति ही पहचानती है, और कुछ सच्चाइयां हैं जिसको सिर्फ चित्त पहचानता है, और सच्चाइयां हैं जिसको बुद्धि मात्र पहचानती है। और जो सच्चाई है फाइनली, जो व्यापक में संप्रक्तता है, भीगापन है, इसको सिर्फ आत्मा पहचानती है, समझ जानती मानती है। ये बहुत ही बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा ध्यान आकर्षण विपिन भाई, बाबू भाई, है ना। आसित इकाई का प्रतिबिंब माने जिस इकाई के बारे में बात कर रहे हैं उसका प्रतिबिंब सब जगह पड़ा ही रहता है। गुणों की विविधता, है ना। कार्य और प्रवृत्ति में क्या डिफरेंस है ना। तो कार्य और प्रवृत्ति, प्रवृत्ति बस बहुत सारे कार्य होते हैं, है ना। तो प्रवृत्ति उन कार्यों का समूह है, समुच्चय है ना। जैसे आदमी में धीरता की प्रवृत्ति है ना, या दीनता की प्रवृत्ति है ना। अभी ये स्वभाव नहीं बना है, प्रवृत्तियों का दूसरा जो भ्रूण रूप है स्वभाव का, वो प्रवृत्तियों के रूप में है। तो जो प्रवृत्तियां हैं वो, एक यदि हीनता की प्रवृत्ति है माने विश्वासघात करने की, तो वो कई कार्यों में व्यक्त होगी फिर अलग अलग, है ना। तो प्रवृत्ति उसका संश्लेषित जो रूट में है और कार्यों के माध्यम से व्यक्त हो रहा है। तो प्रवृत्ति रूट है ना, और कार्य उसके घटनाओं में व्यक्त हो रहे हैं। जैसे जो धीरता संपन्न व्यक्ति है, जिसको न्याय के प्रति निष्ठा है, तो उसके जब कार्यों में आप देखोगे उस प्रवृत्ति का जो प्रकाशन है या उस स्वभाव का जो प्रकाशन है, तो वो प्रकाशन उसको अलग अलग, किसी के साथ स्नेह करते हुए, विश्वास करते हुए, सम्मान करते हुए, कृतज्ञता, ऐसे व्यक्त क्रियाओं में, कार्यों में दिखेगा। E इक्वल टू एम सी स्क्वायर को बताता है कि मास को नष्ट। तो आगे बात रखते हैं। क्या आत्मा का प्रतिबिंब, एक मिनट, आश्रित इकाई हो गया ना। तो हम लोग गुण विविधता की बात कर रहे थे, कार्य और प्रवृत्ति, है ना। बीच में मेरा इंटरनेट कनेक्शन लूज हो गया था। आत्मा का प्रतिबिंब एक साथ क्रमशः बुद्धि, चित्त, वृत्ति, मन पर एक साथ रहता है या क्रमशः पड़ता है। भैया ये पूरा का पूरा प्रतिबिंब इकाइयों का, हर इकाइयों पर हर समय बना रहता है, इसमें कोई गति नहीं है ना। इसमें ये लगातार बना रहता है, प्रतिबिंबन में कोई गति क्रिया नहीं है। हर इकाई दूसरी इकाई पर प्रतिबिंबित बनी ही रहती है। मानव में गुण मतलब क्या, तो अभी गुण का 10th चैप्टर है, उस पर अपन चर्चा करेंगे, है ना। पूरा पूरा विशाल भाई पूछ रहे हैं, तो इस पे अपन अभी आएगा ही, नेक्स्ट चैप्टर वही है। अनीसा भैया, ये कहना ठीक रहेगा कि मानव की
बराबर शब्द, इफ सो दिस इज सो ब्यूटीफुल। मानता, अच्छा, मानव की प्रकाशमानता बराबर शब्द। केवल शब्द नहीं है अनीसा बहन, प्रकाशमानता में शब्द भी है, भाव भी है, भाषा भी, भाषा तो आएगी शब्द के रूप में, अंगार भी है। तो सभी कुछ जुड़ करके अभिव्यक्ति है, और उसके मूल में भाव है ना, ये सारा बिल्कुल बना हुआ है। क्या आश्रित सम्मुखता है, आश्रित एक इकाई के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया। अब आगे देते हैं। आप लोगों का धन्यवाद, है ना, बीच में इंटरनेट डिस्कनेक्टिविटी होने के बावजूद अब सब बने हुए हैं, मैं देख रहा हूँ। अब आगे तो क्या अपन मेन बात कर रहे थे कि मानव में समझदारी ही देखने का तात्पर्य है, और समझना ही देखना है फाइनली। समझे नहीं तो देखा क्या, है ना। बहुत बढ़िया। तो मानव मात्रा को, अब यदि मानव की बात करें, मानव को एक मात्रा माना जाए, एक इकाई के रूप में देखा जाए, है ना, उस स्थिति में इसका प्रयोजन क्या है, अपने आप में समझ में आता है। इसी प्रकार, कैसे समझ में आता है, इसी प्रकार जीवों को भी जब मात्रा के आधार पर वनस्पति और धरती के लिए पूरक होने के अर्थ में, तो मानव के लिए भी पूरक होने के रूप में अध्ययन होता है। तो क्या समझ में आता है कि जैसे हर इकाई, पदार्थ, प्राण और जीव अवस्थाएं जिस तरह धरती के लिए पूरक होने के अर्थ में है, तो मानव का प्रयोजन भी क्या समझ में आता है, भाई मानव भी पूरक होके जिए, यही प्रयोजन है ना। तो अब उसको आगे बता रहे हैं कि जीवों के मलमूत्र से, है ना, वनस्पति और धरती में तो पूरकता सबको स्पष्ट ही है ना, पेड़ पौधे धरती के लिए पूरक हैं, धरती पदार्थ प्राणावस्था के लिए पूरक है। जीवों के मलमूत्र से, श्वसन से धरती और प्राणावस्था के लिए पूरक होना पर, जीव किस तरह से पूरक हैं, जीवों का जो मलमूत्र है वो खाद के रूप में है, ये सब हम पहचानते ही हैं। उनकी जो श्वसन क्रिया है ना, बहुत सारी जो दुर्गंध जीवों की श्वसन से निकलती है, या दूसरे ढंग से देखें तो जीव भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, जो कि प्राणावस्था के लिए फिर पूरक है ना। क्योंकि इनमें स्वाभाविक रूप से धरती में उर्वरकता बढ़ती है ना, किससे, मलमूत्र श्वसन से। जीव संसार वनस्पति संसार के अनेक रोगों को दूर करता है, करता हुआ समझ में आता है। तो जीव संसार बहुत सारे वनस्पति जगत के रोगों को दूर करता है। तो ऐसा मानते हैं कि जिस जगह पर इस तरह के पशु पक्षी रहते हैं, उनकी दुर्गंध से बहुत सारे चीजें दूर रहती हैं जो हानि पहुंचा सकती हैं। इसका प्रमाण कैसे देखते हैं, जिन जंगलों में जीव जानवर ना हो, उस जंगल में पेड़ वनस्पतियों में अनेक रोगों का होना पाया जाता है। तो इसको दावा कह रहे हैं, ऐसे देख सकते हैं कि जिन जिन जंगलों में जीव जानवर नहीं होते हैं, उस जंगल में पेड़ और वनस्पतियों में अनेक रोगों का होना पाया जाता है। और जिनमें अनेक जीव जानवर रहते हैं, उन जंगलों में रोग बाधा न्यूनतम होना पाया जाता है। और यदि आप, है ना, जो WWF या जो इस तरह के जो प्रयास हैं, है ना, उसमें आजकल ये बोलने लगे हैं कि यदि जंगल को बचाना है तो वी मस्ट हैव वाइल्ड कैट्स देयर, है ना, या बिग कैट्स, जो माने ये जो चीते, टाइगर्स, लायन, इन सब को होने से जंगल सुरक्षित होता है। ऐसा नहीं कि खत्म होता है। पहले लोगों को लगता है कि ये रहेंगे तो हिरण को खा जाएंगे, उसको खा जाएंगे, है ना, तो इनको हटा दो तो जंगल ज्यादा फल फल फल, है ना, फलित होगा, ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। ऐसा नहीं है। इस बैलेंस को, अपने को, इस संतुलन को बनाए रखते हैं, इसको पहचानने की जरूरत है। तो मानव ना समझी बस ऐसा मानता है कि ये व्यवधान पैदा कर रहे हैं, जबकि ये व्यवधान नहीं पैदा कर रहे हैं, ये उस व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोगी हैं। इसीलिए मुझे कई बार लगता है कि किसी जंगल में, है ना, वेस्ट मैनेजर को नहीं लगाते, है ना, कि कचरा के को सफाई करने के लिए मैनेजर चाहिए। वो स्वयं स्फूर्त मैनेज्ड है। उसमें जो भी कचरा होता है उसको कोई दूसरा जान जीव खाता है, कोई कीटाणु खाता है, कोई उसको पचा देता है। तो इट इज सेल्फ मैनेज्ड, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज्म्स हैं, इसको हमें पहचानना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं इसे व्यक्ति परीक्षण कर सकता है। इसी क्रम में अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि इसी क्रम में फसल संसार में भी खरपतवार, जिसको अपन बीड्स कह रहे हैं, खरपतवार, कीड़ा, पक्षियों का आवागमन और विशेषकर मधुमक्खियों का संयोग सभी फसलों में उपकारी होना पाया जाता है। इसको जो हमारे किसान भाई हैं जो इससे जुड़े हुए हैं खेती से, इसको ऐसा बोलते ही हैं कि मधुमक्खियों के सहयोग को काफ़ी अच्छा मानते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जो खरपतवार है, कीट पक्षियों का आवागमन है, विशेषकर मधुमक्खियों का संयोग सभी फसलों में उपकारी होना पाया जाता है। इन सब का जहां अभाव रहता है, फसल कम हो जाती है।
वहां, और साथ ही साथ वहां फसलों को नष्ट करने वाले कीड़े बढ़ जाते हैं और हर वर्ष नए नए रोग तैयार हो जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सब चीजों को हटाते रहते हैं। हमें लगता है हमें तो अपना चीज चाहिए, बस वही चाहिए। और ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को हम नहीं पहचान रहे हैं, है ना। हमें लगता है बाकी चीजें सब इसको खतरा है, जबकि वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, वो एक दूसरे के लिए पूरकता के अर्थ में है। इसको अपने को अच्छे से पहचानना चाहिए। इसीलिए धरती जैसी भी सजी है, बाबा बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर उसको बोल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर एक ध्यान आकर्षण करा रहे हैं कि इसीलिए धरती जैसी भी सची है, अर्थात उसमें जो खरपतवार कीट पतंग आ रहे हैं, मधुमक्खी आ रही है, उसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसकी सजावट अपने आप में पूरकता उपयोगिता विधि से ही हुआ है। ये जो सजा हुआ है धरती, वो अब पूरकता उपयोगिता विधि से हुआ है। इसके प्रमाण में पदार्थ अवस्था के बाद प्राणावस्था प्रकट हुआ। इसका प्रमाण क्या है कि जब पदार्थ अवस्था सज जाती है ना, उसके बाद स्वयं स्फूर्त प्राण अवस्था आती है। और प्राण अवस्था में जितने भी प्रजातियां समाहित हैं, ये सब पदार्थ अवस्था के लिए पूरक और उपयोगी होना पाया जाता है। और पदार्थ अवस्था अपने सभी प्रकार के परमाणु प्रजातियों के इस धरती पर संपन्न होने के उपरांत ही प्राण अवस्था का प्रकटन होना स्वाभाविक रहा। यहां पर मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद आती है, खासतौर से जो आज के इकोनॉमिस्ट हैं ना, अर्थशास्त्री लोग हैं, वो क्या कहते हैं कि नहीं भैया, ये धरती तो ठीक से नहीं सजी हुई है। देखो सऊदी अरेबिया में इतना पेट्रोल मिल जाता है, इंडिया में तो पेट्रोल कम है, बिहार में ज़्यादा कोयला है, कहीं पर लोहे की है ना बॉक्साइट तो अमरकंटक वाले क्षेत्र में ज़्यादा है। इसका मतलब ये धरती ना ठीक से नहीं डिजाइंड है। अरे भैया, हम बेवकूफ़ी बस, धरती के अंदर की चीज अपनी डिजाइन के लिए बनी हुई है, वो ठीक से सजी हुई है वहां, इंटरनल डिजाइन। बाहर की डिजाइन को देखोगे तो क्योंकि वो आदमी के लिए है, तो पूरी धरती पर 21% के आसपास ही ऑक्सीजन है। ऐसा नहीं हो रहा कि जहां पर लोहा ज्यादा है ना, चांदी ज्यादा है, और गोल्ड तो केवल साउथ अफ्रीका की माइंस में पाया जा रहा है। अरे भैया, वो आपके लिए नहीं है, वो इंटरनल डिजाइन है ना। तो हम क्या कह रहे हैं कि अरे यार ना, धरती ने भी भेदभाव कर दिया, देखो वहां पेट्रोल। अरे पेट्रोल तुम्हारे लिए नहीं है भैया, पेट्रोल वो धरती की डिजाइन के लिए है। बिल्कुल ऐसा ही हो गया कि कोई आदमी के शरीर पे देखे और हृदय के पास देखे तो बोले यार यहाँ पे हृदय है और दूसरी जगह किडनी है। ये भेदभाव है यार बॉडी में, है ना। सब जगह समान होना चाहिए था। हम अपने तुक्के लगाते हैं ना, तर्क, कि सब जगह लोहा समान रूप से पाया जाना चाहिए था, सब जगह पेट्रोल बराबर बराबर होना चाहिए था। अरे शरीर की जैसे डिजाइन है कि कहीं पे हृदय है, कहीं पे फेफड़ा है, कहीं पे किडनी है। हमें किडनी निकालने के लिए थोड़ी काम करना है ना। जब हमारे लिए किडनी प्रभाव इंपॉर्टेंट हो जाती है तो हम कहते हैं भेदभाव हो रहा है। तो धरती का इंटरनल डिजाइन उसकी स्वस्थता के अर्थ में है। आप बाहर के डिजाइन को देखो ना भाई, पूरे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है ना। या हेड पे भी, फोर हेड पे भी आजकल वो स्कैनर लगा के देख रहे हैं ना, तो वहां भी वही 98.4 डिग्री टेम्परेचर बताता है। और आप अपने हाथ पे देखोगे तो वो भी टेम्परेचर है, पैर में देखोगे तो समान टेम्परेचर है। तो भैया वो इंटरनल डिजाइन है। बाहर की डिजाइन तो पूरी धरती पर ऑक्सीजन का लेवल एक जैसा है ना, वातावरण पाया जा रहा है ना, हरियाली पाई जा रही है। और उसमें जो सजावट है उसको हमें पहचानना चाहिए, उसके अनुसार अपने को डिजाइन करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति अपने ढंग से सजी हुई है। इसके लिए बाबा क्या कह रहे हैं, जैसे बाकी की अवस्थाएं पूरक हैं, मानव को इस व्यवस्था को समझ के पूरकता को पहचानना है, ना कि उसमें हस्तक्षेप करना है। तो इसी तरह से प्राणावस्था में जितने भी प्रजातियां समाहित हैं, वे सब पदार्थ अवस्था के लिए पूरक और उपयोगी होना पाए जाते हैं। पदार्थ अवस्था अपने सभी प्रकार के परमाणु प्रजातियों के इस धरती पर संपन्न होने के उपरांत ही प्राण अवस्था का प्रकट होना स्वाभाविक रहता है। इससे पता लगता है प्राण अवस्था के लिए पदार्थ अवस्था पूरक है, नहीं तो प्राण अवस्था आती ही नहीं, है ना। तो प्राण अवस्था के लिए पदार्थ अवस्था पूरक है और पदार्थ अवस्था के लिए प्राण अवस्था पूरक है। प्राण अवस्था कैसे पूरक है भाई? तो प्राण अवस्था उपयोगी इस विधि से है कि प्राण अवस्था जब भी विरचित होती है, जब भी कोई पेड़ विरचित हो जाता है, माने विरचना होती है, तब धरती में उर्वरकता बढ़ना शुरू होती है। जैसे जैसे उर्वरकता धरती में बढ़ती है,
वैसे वैसे प्राण अवस्था का उन्नयन इस धरती में होता जाता है। तो और समृद्ध तरह की प्राण अवस्थाएं उसमें आने लगती हैं। उन्नयन होने का मतलब है, उन्नत होने से है, इसका स्वरूप उर्वरकता बढ़ते बढ़ते झाड़ पौधों सभी में श्रेष्ठता भी बढ़ती गई। तो हम गुणात्मक परिवर्तन या विकास भी कह सकते हैं। यहाँ विकास का मतलब विकास क्रम से, विकास की लाक्षणिकता से है ना। या धरती में यदि विकास को देखेंगे उस अर्थ में इस शब्द को यूज किया है, क्योंकि विकास तो फाइनली गठनपूर्ण परमाणु ही है। तो इस तरह से जो गुणात्मक परिवर्तन है उसको हम विकास भी कह सकते हैं। जीव संसार के लिए आप कह रहे हैं कि देखो, जीव संसार के लिए प्राण अवस्था उपयोगी होती है और जीव अवस्था प्राण अवस्था के लिए पूरक होना देखने को मिलता है। जो अभी ऊपर बताया, जीव अवस्था के लिए जो कुछ भी उसका श्वसन, मल मूत्र, ये सब उपयोगी है ही है। और जीव अवस्था के लिए प्राण अवस्था की उपयोगिता को इस प्रकार से देख सकते हैं। अब कोई पूछे कि भाई जीव अवस्था के लिए प्राण अवस्था कैसे उपयोगी है, तो उसको इस ढंग से देखा जा सकता है कि वही उसके भोजन के लिए है ना भाई। जीव अवस्था का भोजन जो है वो बहुत सारी फल फूल है ना, घास, मिट्टी, पत्थर, घास और वनस्पतियां हैं। तो जीव अवस्था के लिए प्राण अवस्था की उपयोगिता इस प्रकार से देखने को मिलता है कि, अच्छा दूसरा बता रहे हैं हायर लेवल के लिए, कि प्राण अवस्था में ही पुरुष कोशा और स्त्री कोशा की संरचना प्रारंभ हो चुकी है। क्या ब्यूटीफुल लिंक टू लिंक देखिए ना। तो क्या कड़ी बनी हुई है कि प्राण अवस्था में पुरुष और स्त्री कोशा की बनना शुरू हो गई। देखिए बहुत सारी वनस्पतियां हैं जिनमें पुरुष और स्त्री कोशा अलग अलग नहीं है, पर धीरे धीरे जो उन्नयन स्थिति आ रही है उसमें पुरुष और स्त्री कोशाएं बनना शुरू हो गई। और जीव अवस्था में स्त्री पुरुष शरीर का रचना परस्पर भिन्न रूप में स्पष्ट हो गई। तो पेड़ पौधों में बहुत सारी पुरुष कोशा स्त्री कोशा वहीं उसी में पाई जाती हैं। जीव अवस्था में दोनों अलग अलग हो गए। तो क्या कह रहे हैं कि प्राण अवस्था किस तरह से पूरक हुई? प्राण अवस्था में उन्नयन होते 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 जीव अवस्था को प्रकट कर दिया। इस अर्थ में प्राण अवस्था जीव अवस्था के लिए पूरक है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि प्राण अवस्था में कोश रचनाएं जितना उन्नत रहा, जीव अवस्था के लिए पर्याप्त नहीं हुआ और विकसित होने की आवश्यकता रही, चाहे विकास क्रम ही क्यों ना हो। यहां स्पष्ट कर दिया, जबकि ये विकास नहीं है, जो है विकास क्रम ही। तो प्राण अवस्था में जितनी उन्नत कोशाएं थी उससे अधिक उन्नत की जरूरत थी जीव अवस्था में, है ना। प्राण, क्योंकि उसमें अलग अलग कोशा चाहिए थी, है ना, पुरुष और स्त्री कोशा। इस तरह से ये हुआ। इससे यह ज्ञान स्पष्ट हो जाता है कि जीवों के शरीर रचना क्रम में, जीवों के शरीर रचना क्रम में स्त्री पुरुष शरीर रचना का सुस्पष्ट रूप प्रकट हो गया। तो वहां से शुरू हुई प्राण अवस्था से और जीवों के क्रम में ये पूरी तरह स्पष्ट हो गया। कुड नॉट कनेक्ट टू चैट। अच्छा, इसीलिए चैट नहीं आ रही है, कुछ तो एरर हुई है शायद ना। चैट को देख लिया जाए क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है। जीवों के लिए ये भी आरजी भाई देख सकते हैं, कुछ चैट कनेक्शन हुआ है। जीवों के लिए आहार प्राण अवस्था से संपन्न होता है। और ये तो जो प्राण अवस्था की पूरकता जीवों के लिए तो है ही है क्लियरली, कि जीवों के लिए आहार जो है प्राण अवस्था से संपन्न होता आया है। इस ढंग से, तो चैट में मुझे क्वेश्चंस या नहीं दिख रहे हैं, आप लोग सारे जो भी क्वेरीज हैं उसको कृपया उस पर जरूर डाल दें। अपने जो प्रश्न मुक्ति अभियान है टेलीग्राम पर, तो मैं उसको देख लूंगा और उसको अपन शाम के सेशन में ले लेंगे। जीवों के लिए आहार प्राण अवस्था से संपन्न होता आया है। इस ढंग से पूरकता और उपयोगिता सुस्पष्ट है। जीवों के लिए आहार प्राण अवस्था से संपन्न होता आया है। इस ढंग से पूरकता, और तो ये तो बिल्कुल पूरकता स्पष्ट हो गई। इस प्रकार पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था परस्पर पूरक व उपयोगी। तो यहां तक क्यों पूरी चर्चा की कि अपना सवाल पूछा था बाबा ने कि भाई इसकी क्या जरूरत है, किसकी, मानव का प्रयोजन क्या है इस धरती। तो बाबा कह रहे हैं जिस तरह से पूरी प्रकृति तीनों अवस्थाओं को बताया, कि जिस तरह से यहाँ पर प्रकृति में अपने को जो दिखाई दे रहा है ना, कि प्रकृति में जो दिखाई दे रहा है, मैंने इस अपने मोबाइल पे इसको ले लिया
तो शायद यहाँ पर मुझे लगता है कि दोनों इस पे देख पाऊंगा। मेरे कंप्यूटर में शायद किसी वजह से चैट बंद हुई है और मैंने यहाँ पर ले लिया, बढ़िया। तो जीवों के लिए तो ये इस तरह से क्या देख रहे हैं कि पदार्थ, प्राण और जीव अवस्था तीनों में किस तरह से पूरकता है। तो क्या भैया निकल के आया मानव का प्रयोजन? तो बोले यदि आप अध्ययन करेंगे प्रकृति का तो पूरी तरह से स्पष्ट है। तो मानव का भी जो आश्रित प्रयोजन है या मानव का जो प्रयोजन है वो पूरकता उपयोगिता विधि से जीना ही है। तो सर्वप्रथम प्राणावस्था का उपयोग किसी न किसी, अब यहाँ पर मानव की उत्पत्ति के बारे में कुछ बात हो रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। सर्वप्रथम प्राण अवस्था का उपयोग किसी न किसी जीव परंपरा के शरीर रचना में प्राण कोशाओं के तृप्ति के उपरांत ही अग्रिम रचना प्राण कोशाओं में उत्सव के रूप में उभरना स्वाभाविक है। अब देखिए, आप कल्पना कीजिए कि जैसे चांद है ना, चांद पर अभी सिर्फ पदार्थ अवस्था है, प्राण अवस्था नहीं है। तो किसी क्रम में पदार्थ अवस्था समृद्ध होकर के समय से नहीं, किन्हीं परिस्थितियों में किसी क्रम में, है ना, क्योंकि समय से देखने जाएंगे तो अस्तित्व तो अनादि अनंत है ना। तो इस समय से नहीं है, उन परिस्थितियों से घटनाएं घटती हैं। क्योंकि हमारा बहुत सारा ये भी रहता है कि ना चीजें समय से बदल जाएंगी, समय से नहीं बदलती हैं ना। समय से रचना और रचना की प्रवणता और उसकी रचना होती है। जैसे उम्र बढ़ने से आदमी समझदार नहीं हो जाता, क्योंकि समय से नहीं होती है समझदारी, है ना, उसके आशा विचार इच्छाओं के नियोजन से होती है। तो क्या कह रहे हैं कि यदि हम कल्पना करें तो किसी परिस्थितियों में उस पर यदि जल आ जाता है ना, फिर किन्हीं परिस्थितियों में पेड़ पौधे आने लगते हैं, है ना, सेल स्ट्रक्चर बनता है। फिर अगले क्रम में यदि अपन देखेंगे तो ये पता लगेगा कि इससे फिर स्वेदस संसार, है ना, जिसको हम लोगों ने ऊष्मा वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो प्राण अवस्था से जो फिर कनेक्टिंग लिंक है जीवों की, तो उसमें स्वेदज, अंडज, पिंडज ऐसे कनेक्टिंग लिंक बनती है। तो सर्वप्रथम, है ना, सर्वप्रथम प्राण अवस्था का उपयोग किसी न किसी जीव परंपरा की शरीर रचना में प्राण कोशाओं के तृप्ति की उपरांत ही अग्रिम रचना विधि प्राण कोशाओं में उत्सव के रूप में, और ये क्या हो रहा है, उत्सव हो रहा है, समृद्ध हो गया प्राण अवस्था। तो उसने नई रचना के लिए उत्सव पूर्वक नई, जिसको हमने कल बात की थी कि गलती नहीं कर देता है प्राण अवस्था, बल्कि शोधरत रहता है, उससे आगे की स्थिति को प्रकट है ना। पदार्थ से प्राण का प्रकटन, प्राण अवस्था से जीव अवस्था का प्रकटन, जीव अवस्था से ज्ञान अवस्था। इसी आधार पर किसी किसी जीव शरीर से, अब देखिए, है ना, इसी आधार पर किसी किसी जीव शरीर से सप्त धातुओं का समावेश और सर्वाधिक मेधस, समृद्ध मेधस रचना संपन्न। अब क्या हुआ, जीवों में उत्सव हुआ, बहुत सारे जीव रचनाएं होने से किसी किसी जीव अवस्था में अब समृद्ध मेधस की रचना शुरू हो गई। ऐसे शरीर में ही प्राण कोशाओं के संयोजन से होने वाली प्रजनन प्रणाली मानव शरीर की रचना होना प्राकृतिक, और इसी क्रम में किसी इस तरह के जीव से मानव की होना, मानव के शरीर की रचना होना स्वाभाविक या प्राकृतिक नेचुरल विधि में ये हुआ। ऐसी शरीर रचना विभिन्न परिवेशों में, अर्थात भौगोलिक परिवेश में विभिन्न जीव शरीरों से निष्पन्न होने की संभावना भी स्पष्ट है। अब बाबा कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि किसी एक भौगोलिक स्थिति में एक घटना घटेगी, है ना। तो एक साथ धरती पर कई अलग अलग भौगोलिक स्थितियों में किन्हीं जीव शरीरों से मानव रूपी शरीर रचना प्रकट हो रही है। तो ऐसी रचना, शरीर रचना विभिन्न परिवेशों में, अर्थात भौगोलिक परिवेश में विभिन्न जीव शरीरों से निष्पन्न होने की संभावना भी स्पष्ट है। अभी मैं रिसेंटली सेपियंस, है ना, किसी ने पढ़ी हो, काफी फेमस हुई है ये बुक। तो वो सेपियंस जो बात कर रहे हैं कि 2.5 मिलियन ईयर्स एगो, वो ये कह रहे हैं कि किसी चिंपांजी की 2 डॉटर हुई, एक चिंपांजी की व्यवस्था बनी रही और दूसरी में ह्यूमन शुरू हो गया, है ना। वो यहाँ नहीं अनुमान लगा पा रहे हैं कि एक ही तरह की नस्ल होनी चाहिए। देखो बाबा कितने सुंदर तर्क को लग रहे हैं, आपको बहुत मजा आएगा। तो अपन इसके इस तर्क के साथ चलेंगे तो, कि ऐसी शरीर रचना विभिन्न परिवेशों में, अर्थात भौगोलिक परिवेश में विभिन्न जीव शरीरों से निष्पन्न होने की संभावना भी स्पष्ट है। इसका प्रमाण कैसे, इसका प्रमाण मिल रहा है कि अलग अलग जीव, कई विभिन्न प्रकार के जीवों से मानव के शरीर की रचना हुई होगी अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों में,
इसका प्रमाण इस धरती पर अनेक नस्ल के मानव शरीर रचना का होना है। अब हमारी मानव में बहुत सारी नस्लें पाई जाती हैं ना, जिसको अपन बोलते हैं मंगोलियन और ऐसी बहुत सारी नस्लों के नाम। तो इससे इससे भी अपने नस्ल का ध्रुव बिंदु मूलभूत जीव शरीर से मानव शरीर का निष्पत्ति होना स्वीकारा जा सकता है, क्योंकि उस समय तो आदमी है नहीं ना उधर। अब अपन एक तर्क से पता लगा रहे हैं कि कैसी रही होंगी सिचुएशंस, कैसी रही होंगी। तो इससे भी अपने नस्ल का ध्रुव बिंदु मूलभूत जीव शरीर से मानव शरीर मूलभूत जीव शरीर से मानव शरीर का निष्पत्ति होना स्वीकारा जा सकता है। हर नस्ल के साथ किसी न किसी रंग का होना स्वाभाविक है ही। तो अब जैसे अफ्रीका में होगा तो रंग का शरीर बदल जाएगा, क्योंकि गर्मी ज्यादा है तो कालापन आ जाएगा। यूरोप में होगा तो भैया ठंडक ज्यादा है तो पिगमेंटेशन शरीर का अलग होगा, तो रंग का कलर सफेद हो जाएगा, है ना। और जो हम इस टेम्परेट कल्चर में पाए जा रहे हैं तो हम गेहुए रंग के हो गए। तो इस तरह से, और नस्ल भी क्योंकि अलग अलग शरीर जीव शरीर से आया तो नाक चपटी, स्कल का साइज कम ज्यादा, है ना, इस तरह से देख सकते हैं। इस प्रकार से हम मानव वंश के शुरुआत के संबंध में अनुमान कर सकते हैं। हजारों करोड़ों पीढ़ियों बीती हुई इस परंपरा के मूल संबंधों को जीवों के साथ प्राकलित कर सांत्वना पाना, इसलिए कि विकास क्रम की कड़ी के रूप में पहचान पाना यह आवश्यकता तो रहा है ना। तो हजारों करोड़ों पीढ़ियों से होते 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 हम, है ना, जीव संसार से ही आगे की उत्पत्ति के रूप में अपने को पहचान पाते हैं। इसलिए इस विकास क्रम को की कड़ी के रूप में, किस विकास क्रम में, शरीर के विकास क्रम की कड़ी के रूप में, है ना। विकास तो जीवन में हो रहा है, इसकी एक आवश्यकता रही ही, लोग इसको अनुमान लगाने का प्रयास करते ही रहते हैं। इसके लिए एक बात को, एक अनुमान को बाबा ने रखा। इस क्रम में हर भौगोलिक परिस्थितियों में मानव विभिन्न प्रकार की नस्ल रंग के साथ अवतरित होने के उपरांत अपने परंपरा को सुरक्षित करने के प्रवर्तन में सफलता को प्राप्त किए हैं ना। तो ऐसा अपन देख सकते हैं कि हर इस क्रम में हर भौगोलिक परिस्थितियों में मानव विभिन्न प्रकार की नस्ल और रंग के साथ अवतरित होने के उपरांत अपने परंपरा को सुरक्षित करने के प्रवर्तन में सफलता पा ली। ऐसा भी हो सकता था कि हम नष्ट हो जाते, लेकिन हमने अपने अपने नस्ल को बनाए रख पाने में हम मतलब सफल हो गए ना। उसका प्रमाण क्या है कि आज मानव इस धरती पर पाया जा रहा है। क्योंकि, अच्छा उसी को लिख रहे हैं, क्योंकि इस धरती पर मानव की संख्या काफी बढ़ चुकी है। इससे पता लगता है कि हम अपनी प्रजाति को, अपनी नस्ल को, है ना, या मानव परंपरा को बचा के रख पाए। अन्य जीव परंपरा भी अपने रंग रूप में होना, सुरक्षित होना, और बहुत सारे जीव जंतु भी अपनी परंपरा को बचा पाए, वो भी दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जीव जानवर दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी वनस्पति अपनी परंपरा को बनाए रख पाई, दिख रही है। बहुत सारे पदार्थ अपने परमाणुओं की प्रजातियों को बना के रख पाए, क्योंकि प्रमाण के रूप में दिखाई दे रहा है। तो मानव सर्वाधिक विकसित शरीर रचना संपन्न होने के आधार पर जीवन के लिए, अब इसका फायदा क्या हुआ भाई ये मानव शरीर रचना का? क्योंकि मानव सर्वाधिक विकसित शरीर रचना संपन्न होने के आधार पर जीवन के लिए सर्वाधिक उपयोगी होना अथवा पूर्णतया उपयोगी होना स्पष्ट है ना। इससे क्या हो गया कि मानव पूरी तरह उपयोगी शरीर, ये जो शरीर है मानव शरीर, ये जीवन को व्यक्त, जैसे कि मैंने पहले उदाहरण दिए कि हम अपनी संवेदनाओं को पूरी तरह से व्यक्त करने में ये शरीर सक्षम है, ये इसकी विशेषता है। प्रमाणित होने के क्रम में ही मानव संज्ञानशीलता का अथवा संज्ञानीयता को प्रखर रूप देने का इच्छुक है। इसी क्रम में मानव जो है संज्ञानशीलता अथवा संज्ञानीयता को प्रखर रूप देने का इच्छुक भी है, हम अपने को प्रमाणित भी करना चाहते हैं। इसी विधि से मानव का अध्ययन ज्ञान विवेक विज्ञान के रूप में प्रमाणित होना एक अवश्यम भावी घटना है। तो ये कह रहे हैं ये घटना तो घटनी ही थी, ये कोई विशेष घटना नहीं घटी। किस चीज की घटना? ये जो दर्शन का आना या किसी व्यक्ति का अनुसंधान करना, ये घटना तो घटनी थी। इस सहस्तित्ववादी नजरिए से ज्ञान संपन्नता, विवेक और विज्ञान संपन्नता, मानवत्व सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में प्रमाणित होना आवश्यक व अवश्यम भावी रहा। की आवश्यकता भी थी और ये होना ही था।
इसी क्रम में सहअस्तित्ववादी नजरिए से सभी मुद्दे जो मानव पहले से ही जानना चाहता है, ऐसा नहीं है कि जानने की आशा नहीं है उसमें,